हेलो, गुड मॉर्निंग डियर यूट्यूब लर्नर। आज के इस वीडियो में मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगी। बिहार के मैट्रिक एग्ज़ाम 2022 में पूछे जाने वाले VVI क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूरा आज रिवीजन करवाऊंगी। जितना जल्दी हो सके, जितना फास्ट हो सके आपका फुल रिवीजन करवाऊंगी। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इस वीडियो को देख लेने के बाद। जिन भाइयों बहनों को, जिन स्टूडेंट को का इस बार मैट्रिक का एग्ज़ाम है, प्लीज़ वो अपना नींद नहीं सिलेबस पूरा कीजिए, क्योंकि आपका नींद पूरा करने का बहुत टाइम मिलेगा आपको, पर सिलेबस पूरा करने के लिए फिर से वक्त नहीं मिलेगा। अगर आपका सपना है कि 2022 में मैं फर्स्ट बार में ही मैट्रिक में टॉप करूं, टॉपर बनूं, तो फिर से ये मौका आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि एक बार में फर्स्ट करे, सेकेंड करे, पास हो जाने के बाद फिर कौन देता है मैट्रिक का एग्ज़ाम। तो आपका सपना है तो इसको पूरा कीजिए। अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो आपको सूरज की तरह जलना सीखना पड़ेगा, क्योंकि सूरज चमकता है, बहुत तेज चमकता है, जलता भी तो बहुत है। कहा जाता है कि सपने वो नहीं होते जो हम सोए हुए में देखते हैं, सपने वो नहीं होते जो हम सोए हुए में देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। ऐसा हमारे राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम कहते हैं, और यही सच है कि जो हमें सोने नहीं दे वही सपना होता है, वो सपना नहीं जो हम सोए हुए में देखते हैं। तो आपका सपना है मैट्रिक में टॉप करने का, आपका सपना है मैट्रिक में अच्छे मार्क्स लाने की, तो आपको अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। और इस वीडियो में जो भी पढ़ाया गया है अच्छे से उसको रिवाइज कर लें, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में आज आपको बताएंगे कि प्रकाश क्या है, किरण पुंज क्या है, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम हैं, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, अपवर्तन के नियम कितने हैं। फिर आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, कई बार स्नेल के नियम को लिखे। अब स्टूडेंट स्नेल के नियम को ध्यान में नहीं दे के जाएगा, स्टूडेंट तो सोचेगा कि परावर्तन का नियम और अपवर्तन का नियम पूछेगा, और पूछता है घुमा के स्नेल का नियम। चलिए तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं प्रकाश की, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, लाइट चैप्टर आपके 10th के एग्ज़ाम के लिए। इससे हर बार 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं केवल लाइट से। ये हीरे क्यों चमकता है, मृगमरीचिका क्या है, प्रकाश के अपवर्तन क्या है, केवल इसी को घुमा घुमा के इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था। इसलिए इस चैप्टर को बहुत ज़रूर से पढ़ें। प्रकाश, लाइट, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो हमारी आँखों के रेटिना तक पहुंचकर किसी वस्तु को देखने के लिए रेटिना में संवेदना उत्पन्न करता है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, एनर्जी है, जो क्या करता है, हमारी आँखों तक पहुंच के हमारी आँखों को किसी वस्तु को देखने के लिए हमारी आँखों में संवेदना को उत्पन्न करता है। तो आपसे पूछा जाएगा अगर 2 नंबर में, तो आराम से लिख दीजिएगा, व्हाट इज़ लाइट? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी which produce sensation of sight on our retina। मतलब हमारे आँख के रेटिना को किसी वस्तु को देखने के लिए संवेदना उत्पन्न करता है लाइट। आगे है प्रकाशिकी। प्रकाशिकी कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में कि प्रकाशिकी क्या है। स्टूडेंट केवल लाइट पढ़ के जाता है और एग्जाम में पूछ देता है व्हाट इज ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी। तो ये भौतिक विज्ञान की शाखा है। भौतिक की वह शाखा जिसमें प्रकाश ऊर्जा के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे प्रकाशिकी कहते हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट लाइट एनर्जी इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। मतलब फिजिक्स का वैसा ब्रांच जिसमें हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं उसको ऑप्टिक्स कहते हैं। तो अब जान गए आप ऑप्टिक्स क्या है। आएगा तो ये कभी नहीं छूटेगा। पूछेगा कि प्रकाश एक प्रकार का क्या है ऑब्जेक्टिव में, तो ऊर्जा है। प्रकाश की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव में, बहुत बार पूछा गया। प्रकाश की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। फोटोन, छोटे छोटे फोटोन के कण मिल के एक प्रकाश का निर्माण करता है। ठीक है दोस्त।
अब फोटोन के बारे में जान गए कि प्रकाश की सबसे छोटी इकाई फोटोन है, जो छोटा छोटा फोटोन मिलके एक प्रकाश के निर्माण करता है। अब जानेंगे कि किरण क्या है, रे क्या है, व्हाट इज रे। फोटोन हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। फोटोन क्या करता है, हमेशा सीधा रेखा में ही चलता है, जिससे मिलके प्रकाश बनता है। और उस सीधा रेखा को किरण कहा जाता है। जिस सीधा रेखा में फोटोन गमन करता है उस सीधा रेखा को रे, किरण कहा जाता है। दिस फोटोन इज ऑलवेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, दिस स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रे। मतलब फोटोन हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, जिसे रे कहते हैं। आगे देखेंगे किरण पुंज क्या है। किरण जान लिए, अब किरण पुंज, बीम। किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। मतलब बहुत सारा सीधी रेखा में चलने वाला लाइन के ग्रुप को बंडल ऑफ रे और कलेक्शन ऑफ रे आर कॉल्ड बीम। किरण पुंज के प्रकार, बीम कितने प्रकार के होते हैं। किरण पुंज निम्नांकित 3 प्रकार के होते हैं। समानांतर किरण पुंज, पैरेलल किरण पुंज। जब किरणों के पुंज का अंतराल समय के साथ नियत हो तो ऐसे किरण पुंज को समानांतर किरण पुंज कहते हैं। जब किरण का पुंज हो, कई सारा मतलब रे हो जो एक ही साथ चलता हो और 2 रे के बीच का गैप एकदम सेम हो, मतलब समय के साथ नियत रहता हो, गैप चेंज नहीं होता हो, तो उसको समानांतर किरण पुंज कहेंगे। इंग्लिश में पैरेलल बीम कहते हैं। ठीक है, आगे अपसरित किरण क्या है। अपसरित किरण, जब किरण पुंज के बीच का अंतराल समय के साथ बढ़ते जाए तो ऐसे किरण पुंज को अपसरित या अपसारी किरण पुंज कहते हैं। इसमें क्या हो रहा है, इसका 2 किरण पुंज के बीच का अंतराल बढ़ते जा रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। जैसे जैसे इसका अंतराल बढ़ते जा रहा है तो इसे अपसरित किरण पुंज कहते हैं। ऊपर में जान गए हैं कि 3 प्रकार के किरण पुंज होते हैं। एक समानांतर किरण पुंज, जिसमें समय के साथ अंतराल नियत रहे, तो समानांतर समय के साथ इसके बीच का 2 किरण के बीच का अंतराल बढ़ता जाए तो अपसरित या डाइवर्जेंट। और जब ये तीसरा प्रकार है इसका संसरित किरण पुंज, कन्वर्जेंट बीम। जब किरणों के बीच का अंतराल समय के साथ घटते जाए तो ऐसे किरण पुंज को संसरित किरण पुंज कहेंगे। ये क्या हो रहा है, 2 किरण के बीच का अंतराल धीरे धीरे घट के एक पॉइंट पे आ रहा है तो इसे संसरित किरण पुंज कहेंगे। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा या तो अपसरित किरण पुंज किसे कहते हैं, या संसरित किरण पुंज किसे कहते हैं, या फिर पैरेलल किरण समानांतर किरण पुंज किसे कहते हैं। अगर पूरा पूछ दिया किरण पुंज क्या है और ये कितने टाइप के होते हैं तो 5 मार्क्स में पूछे जाएंगे, और अगर 2 मार्क्स में पूछे गए तो केवल इसका डिफिनीशन लिखने के लिए पूछा जाएगा। इसलिए इसको ज़रूर से याद करके जाएं। ठीक है, इसके बाद आपके 10th में ये प्रतिबिंब के बारे में जानना है। प्रतिबिंब, इसको इंग्लिश में इमेज कहते हैं, इमेज। प्रतिबिंब क्या है, किसी वस्तु स्रोत से आती प्रकाश की किरणों दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब जब कोई बिंदु स्रोत से आ रहा है प्रकाश का किरण और कोई दर्पण पे पड़ रहा है, प्रकाश का किरण मान लीजिए इस बिंदु स्रोत से आके इस दर्पण पे पड़ रहा है, और ये परावर्तन के बाद जहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनेगा वो उसका क्या कहलाएगा, ये परावर्तन के बाद जहाँ से आता हुआ प्रतीत होगा या दिखेगा वो उसका इमेज कहलाएगा। ठीक है, इमेज कितने प्रकार के पहले समझ में आ गया। इमेज क्या है, कोई भी बिंदु स्रोत से कुछ निकल रहा है, क्या लाइट निकल रहा है जो किसी दर्पण से प्रकाश से परावर्तन होने के बाद किसी बिंदु पे मिल रहा है, यहाँ से परावर्तन हो गया और यहाँ पे दिख रहा है वो वस्तु, तो क्या होगा, वो उसका इमेज प्रतिबिंब कहलाएगा। इमेज 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी काल्पनिक प्रतिबिंब, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज।
वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? किसी बिंदु से निकलने वाला किरण पुंज परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर संसरित होता है वह बिंदु पहले बिंदु का प्रकाशीय कहा जाता है। अर्थात किरण के वास्तविक कटान से वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है? हमेशा उल्टा बनता है। अगर इधर से आ रहा है तो ये इस टाइप का बनेगा प्रतिबिंब, और जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो हमेशा सीधा बनता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। ये ऑब्जेक्टिव में आता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, मतलब वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। अब समझ गए हैं? वास्तविक प्रतिबिंब मतलब जिस कोई भी किरण पुंज जिस मीडियम से निकलेगा और उसी मीडियम में उसका प्रतिबिंब बनेगा तो वो उसका वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा। अब देखेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। किसी बिंदु को मिलाने वाली किरण पुंज परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से अपसरित होता है हुआ प्रतीत होता है वह उस बिंदु के पहले कटान का काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। अर्थात किरणों के काल्पनिक कटान से काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण कब होता है? जब किरण का वास्तविक कटान नहीं हो, मतलब जहाँ से इमेज आ रहा था, जहाँ से वस्तु पे कोई भी लाइट जिस चीज़ से निकल रहा था जिस मीडियम से, और वो रिफ्लेक्शन के बाद उसी मीडियम में नहीं गया तो उसका कटान काल्पनिक हो जाएगा। तो वो काल्पनिक कटान होगा और काल्पनिक कटान से काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण होगा। और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। वो उधर बताए थे आपको पहले कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए VVI है, इसको हमेशा याद रखें। अब जानेंगे प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश को किसी वस्तु से टकराकर पहले वाले माध्यम में लौट जाना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। मतलब प्रकाश कोई भी इमेज पे कहीं से आ रहा है प्रकाश, लेकिन वो आने के बाद फिर अपने ही मीडियम में लौट जाएगा तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। मतलब ये इस मीडियम से आ रहा था और फिर इसी माध्यम में रिटर्न हो गया। बाउंडिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। समझ गए? अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? प्रकाश के परावर्तन का एक और डिफिनीशन ये है कि प्रकाश की किरण को किसी सीमांत सतह से टकराकर वापस पहले वाले माध्यम में लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। इतना आसान डिफिनीशन है और बस इसको लिखिए और 3 नंबर। अब कुछ पॉइंट जानेंगे लाइट चैप्टर का कि ये परावर्तक सतह क्या है। जब हम लाइट चैप्टर पढ़ते हैं तो देखते हैं कि इसमें पढ़ते हैं कि किसी परावर्तक सतह से लाइट आके टकरा के रिटर्न होता है तो वो परावर्तक सतह क्या है, या समांगी माध्यम किसे कहेंगे, या असमांगी माध्यम किसे कहेंगे, या आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है, आपतन बिंदु क्या है, अभिलंब क्या है, इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो एक ही फिगर से आपको पूरा पता चल जाएगा कि आपतित किरण किसे कहते हैं। ये वैसा सीमांत सतह जिससे किरण टकराकर अपने पहले वाले माध्यम में लौट जाता है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। तो यही तो है सीमांत सतह। तो आपसे पूछेगा परावर्तक सतह किसे कहते हैं, तो वैसा सीमांत सतह जिससे किरण टकराकर अपने पहले वाले माध्यम में, मतलब ये हवा से आ रहा था किरण और हवा में ही रिटर्न हो गया पहले वाला माध्यम में ही, तो कहाँ से टकरा के? सीमांत सतह से। तो इसी सीमांत सतह को परावर्तक सतह कहेंगे। आगे है समांगी माध्यम। जब माध्यम का प्रत्येक बिंदु का गुण एवं बनावट एक जैसा हो तो उसे समांगी माध्यम कहते हैं। ये मीडियम है, ये यहाँ भी हवा है और यहाँ भी हवा, तो हवा का यहाँ भी गुण एक ही जगह एक ही जैसा होगा और यहाँ भी एक ही जैसा होगा, इसलिए इसको समांगी माध्यम कहेंगे। तो समांगी माध्यम के लिए हमेशा डिफिनीशन क्या होगा? जब माध्यम का प्रत्येक बिंदु पर का गुण एवं बनावट एक जैसा हो तो उसे समांगी माध्यम कहेंगे। दूसरा असमांगी माध्यम।
अब असमांगी माध्यम अगर आपसे पूछेगा तो क्या कहिएगा? जब माध्यम के प्रत्येक बिंदु पर का गुण और बनावट एक जैसा नहीं हो तो उसे असमांगी माध्यम कहेंगे। जब यहाँ पे इसका प्रतिबिंब अगर इधर बनता, तो मान लीजिए कि इधर पानी होता है या कुछ और चीज़ होता है, तो वो एक जैसा नहीं ना होता, मतलब एक इधर यहाँ पे ये है एयर है और नीचे वाटर है, अगर ये रिफ्लेक्शन होने के बाद वाटर में रिटर्न होता है तो क्या होगा? इसका असमांगी माध्यम हो जाएगा। दोनों का माध्यम एक नहीं हुआ, क्योंकि एयर एयर रहता तो एक होता, यहाँ एयर वाटर हो गया तो असमांगी हो गया। आगे देखेंगे, हम चेहरा देखने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? कई बार ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। अपना चेहरा देखने के लिए कौन सा दर्पण का यूज करते हैं? समतल दर्पण का। अब देखेंगे कि ये आपको एक फिगर दिखाई दे रही होगी, इसमें पी कोई यहाँ एक मिनट, पी से कोई बिंदु निकल के आ रहा है क्यू पे और क्यू से फिर रिफ्लेक्ट होके आर पे जा रहा है और एन एक नॉर्मल लाइन है जिसको अभिलंब कहते हैं। तो अब अगर पूछेगा आपतित किरण क्या है, तो सीमांत सतह पर किसी वस्तु से निकल के और सीमांत सतह पर पड़ने वाले किरण को आपतित किरण कहेंगे। आपतित किरण किसे कहेंगे? किसी वस्तु से निकल के सीमांत सतह पर पड़ने वाले किरण को आपतित किरण कहेंगे। दूसरा, ये जो परावर्तन के बाद जो किरण रहता है उसे क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। तो सीमांत सतह से टकरा कर वापस पहले वाले माध्यम में लौट जाना ही परावर्तित किरण कहलाएगा। इसमें आपतित किरण कौन है? किरण पी क्यू। परावर्तित किरण कौन है? किरण क्यू आर। अगर कोई फिगर दे दे और पूछे इसमें आपतित किरण कौन है तो क्या होगा? पी क्यू। क्यू आर परावर्तित और पी क्यू आपतित। क्यू एन क्या है? क्यू एन सीमांत सतह पर डाला गया अभिलंब है। अगर आपसे पूछे कि आपतन का कोण क्या है, आपतन कोण को परिभाषित करें, तो आप कैसे परिभाषित करेंगे? देखेंगे, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहेंगे। अगर पूछे आपसे परावर्तन का कोण को परिभाषित करें तो कैसे परिभाषित करेंगे? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन का कोण कहते हैं। ठीक है डियर, इसको आप समझ गए। आपतन कोण, प्रवर्तन का कोण, आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है। केवल एक फिगर बनाइएगा एग्जाम में और 5 नंबर में अगर पूछे तो कोई भी पूछे इसमें से डिफिनीशन आपतित किरण का, परावर्तित किरण का, अभिलंब का, आप आराम से बना दीजिएगा। अगर आपसे पूछे परावर्तन के नियम को बताएं तो, या फिर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो परावर्तन के 2 नियम होते हैं। परावर्तन के 2 नियम कौन कौन हैं? पहला नियम है आपतन का कोण तथा परावर्तन का कोण आपस में बराबर होता है। दूसरा नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। इसको केवल इसी फिगर से आप परावर्तन के दोनों नियम को बता सकते हैं, क्योंकि इससे हम जान जाएंगे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण दोनों एक ही माध्यम, आपतन का कोण जो बना रहा है पी क्यू एन एंगल आई, और फिर परावर्तन का कोण बना रहा है एन क्यू आर, ये दोनों बराबर होते हैं। ये परावर्तन का पहला नियम। और दूसरा नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यही इसका नियम है। इतना आसान नियम है और यही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपका रिवाइज हो गया। अब पढ़ेंगे डियर प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? देखिए, ये क्या है? एक माध्यम है, ये पूरा ऊपर में हवा है और नीचे में वाटर है। वाटर या ग्लास कुछ भी है, मतलब दोनों का क्या है? मीडियम सेम नहीं है। हवा का ये विरल माध्यम है, इसमें बहुत वाटर की अपेक्षा एयर का कण थोड़ा दूर दूर रहता है। ये विरल माध्यम होगा हवा, और इसका वाटर
सघन माध्यम होगा, इसका डेंसिटी थोड़ा ज़्यादा होगा। तो क्या होगा, जब कोई भी लाइट विरल माध्यम से या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आएगा तो क्या होगा, वो अपने पहले पथ से मतलब जिस रास्ते पे वो आ रहा था उससे विचलित हो जाएगा, या तो अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगा या अभिलंब से दूर हो जाएगा। तो इससे क्या कहेंगे, प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। बस इतना ही तो याद करना है। इसको डिफिनीशन में कैसे लिखेंगे, जब प्रकाश के किरण एक समांगी माध्यम से चल के दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करती है, वे अपने पूर्व पद से विचलित हो जाती है, और विचलन हो जाने के इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो समझ में आ गया आपको प्रकाश का अपवर्तन। अब कभी नहीं आप भूलोगे प्रकाश का अपवर्तन। और आपसे कई बार पूछ लिया जाता है प्रकाश के अपवर्तन पे आधारित घटना कि पानी में रखा हुआ पेंसिल मुड़ा हुआ क्यों दिखता है, या सिक्का पानी में रखा हुआ सिक्का पानी के तल से थोड़ा ऊपर उठा हुआ क्यों दिखता है। ये सभी का कारण केवल प्रकाश का अपवर्तन है। तो अब प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित कौन कौन घटना है उसके बारे में जानेंगे। प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित घटना को जानने से पहले कुछ इस चीज़ को जानेंगे कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगा तो क्या होगा, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो क्या होगा। तो जब प्रकाश कोई विरल माध्यम से मतलब हवा से अगर पानी में आता है तो क्या होगा, अभिलंब के तरफ मुड़ जाएगा। अगर यहाँ से आता था, इसका लाइन यहाँ बनता था, तो ये पानी में आने के बाद इसका लाइन यहाँ बन जाएगा। इसीलिए इसका क्या होगा डिफिनीशन कि जब प्रकाश का किरण विरल से सघन में जाता है, मतलब ये विरल था हवा और सघन में आया तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, तो ये अभिलंब की ओर मुड़ गया। उसी तरह जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाता है तो वो अभिलंब से दूर हो जाता है, मतलब यहाँ अभिलंब था तो इधर नहीं मुड़ के और ये दूर हो गया। ये समझ में आ गया। प्रकाश के जब विरल से सघन में जाएगा तो क्या होगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है। और जब सघन से विरल की ओर जाएगा तो क्या होगा, अभिलंब से दूर हो जाएगा। अब जानेंगे एक चीज़, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, अपवर्तनांक क्या होता है, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा गया अपवर्तनांक क्या होता है। तो जब ये अपवर्तनांक किसी भी निर्वात में या वायु में जो प्रकाश का वेग होता है, कितना होता है निर्वात या वायु में प्रकाश का वेग, 3 × 10⁸, मतलब 3 × 10⁸ होता है प्रकाश का वेग। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, वायु में प्रकाश का वेग कितना होता है, तो 3 × 10⁸। तो निर्वात में या वायु में प्रकाश का वेग, और जिस माध्यम का अपवर्तनांक निकालने के लिए बोलेगा उस माध्यम में प्रकाश के वेग के रेशियो को अपवर्तनांक कहते हैं। अब डिफिनीशन में कैसे लिखेंगे, तो अपवर्तनांक किसी माध्यम या वायु में प्रकाश के वेग और माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे में आप ले लीजिए कि निर्वात या वायु का अपवर्तनांक क्या होगा, तो निर्वात वायु का तो निर्वात में जो होगा वो 3 × 10⁸ होवे करेगा। और फिर माध्यम में पूछेगा तो माध्यम में जब वायु ही लिए हैं तो 3 × 10⁸ ही लेंगे, तो दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। इसीलिए पूछेगा अगर आपसे कि हवा में अपवर्तनांक क्या होगा, तो 1 होगा। अगर जल में अपवर्तनांक पूछता है तो इसी तरह आप जल में निकालिएगा प्रकाश का वेग, तो 1.33 होता है। इसको जरूर याद करके जाइएगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। या तो आपसे पूछ दे कि निर्वात में प्रकाश का वेग क्या होता है, तो 1 होगा, मतलब निर्वात का अपवर्तनांक 1 होगा। पानी का अपवर्तनांक 1.33 होगा। शीशा का अपवर्तनांक 1.5 होगा। आपको अपवर्तन के नियम पढ़ाने से पहले अपवर्तनांक हम क्यों बताएं, क्योंकि अपवर्तनांक का जरूरी पड़ेगा जब अपवर्तन का पहला नियम को जानेंगे तो पहला नियम को जानने के लिए अपवर्तनांक को जानना जरूरी था, इसीलिए पहले आपको अपवर्तनांक के बारे में बताएं। देखिए अपवर्तन के कितने नियम होते हैं जानेंगे। अब प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। ये पहला नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। आपको कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि स्नेल का नियम क्या है, इसे लिखें। तो
आपतन के कोण का ज्या और अपवर्तन के कोण का ज्या के अनुपात एक नियतांक होता है जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है। यही है स्नेल का नियम। मतलब आपतन कोण का जो ज्या बनेगा वो और अपवर्तन कोण का जो ज्या बनेगा वो, दोनों के अनुपात को स्नेल का नियम कहेंगे। आपतन कोण क्या है, यहाँ पे जो एंगल आता है वो क्या करता है, इंसिडेंस रे आई बनाता है। जो परावर्तन होता है वो आर बनाता है। तो साइन आई और साइन आर के अपवर्तनांक को, साइन आई और साइन आर के रेशियो को स्नेल का नियम कहते हैं। इसी को हिंदी में लिखेंगे, आपतन के कोण का ज्या तथा अपवर्तन के कोण के ज्या के अनुपात एक नियतांक होता है जिसे पहला माध्यम के सापेक्ष दूसरा माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। और अब जानेंगे अपवर्तन का दूसरा नियम। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन कोण तीनों एक ही बिंदु पर आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा बिंदु पर डाला गया, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। तो इसे आपतन का दूसरा नियम कहते हैं। उसमें परावर्तन में भी पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। उसी तरह इसमें केवल परावर्तित की जगह अपवर्तित कर देंगे और आपतन का, अपवर्तन का दूसरा नियम हो जाएगा। अब जानेंगे क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण के बारे में अब जानेंगे। क्रांतिक कोण को इंग्लिश में क्रिटिकल एंगल कहते हैं। क्या होता है क्रांतिक कोण में, जब प्रकाश का किरण सघन से विरल में जाता है और वैसा आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन 90 डिग्री हो जाता है, ऐसे आपतन कोण को क्रांतिक कोण या चरम कोण कहते हैं। देखिए क्या होता है, ये ऊपर में एयर है जो विरल माध्यम है, नीचे में वाटर है जो सघन माध्यम है। तो जब सघन माध्यम से एयर के तरफ, विरल माध्यम के तरफ जाता है लाइट की किरण और वो जाने के बजाय 90 डिग्री पे अपने ही माध्यम में रिटर्न हो जाता है, अपवर्तन का कोण 90 डिग्री बना लेता है। यहाँ पे, यहाँ से यहाँ के बीच का कोण क्या होगा, 90 डिग्री। तो ये विरल माध्यम में जाने के बजाय अपवर्तन कहाँ हो जाता है, 90 डिग्री पे होके और अपने ही माध्यम में आ जाता है। तो इसके बीच के कोण को क्या कहेंगे, क्रांतिक कोण। इसको परिभाषा में कैसे लिखेंगे, जब प्रकाश का किरण एक सघन माध्यम से विरल में जाता है, वैसा आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन 90 डिग्री हो जाता है, ऐसे आपतन कोण के लिए, ऐसे आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहेंगे। मतलब बहुत सारा किरण तो जाता है, लेकिन जब जिस चीज के लिए ये क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल बना देगा, उस एंगल को क्रांतिक कोण कहेंगे। अब पढ़ेंगे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। उस समय क्या पढ़े थे, क्रांतिक कोण। क्या था, पीछे पढ़े थे कि जब सघन माध्यम से कोई किरण विरल माध्यम में जाता है और जाने के क्रम में वो जब 90 डिग्री का एंगल बना लेता है आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच, तो उसको क्रांतिक कोण कहते हैं। अब देखेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होगा। जब प्रकाश का किरण सघन माध्यम से विरल में जाता है और आपतन का कोण को क्रांतिक कोण से बढ़ा देता है, मतलब 90 डिग्री से भी जब ज़्यादा हो जाता है इसका कोण, तो और बढ़ाने के बाद क्या करता है, अपने पहले वाले माध्यम में ही लौट जाता है। मतलब किरण दूसरे माध्यम में, विरल माध्यम में जाने के बजाय सघन माध्यम में ही, अपने माध्यम में ही लौट जाता है वापस। तो इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, प्रकाश का सघन से विरल में जाना चाहिए, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब क्रांतिक कोण 90 डिग्री होता था, तो इसमें 90 डिग्री से भी जब ज़्यादा हो जाएगा तो इसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहेंगे। ठीक है, अब समझ गए पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित कुछ घटना को जानेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है, हमेशा 5 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है। कारण बतावें कि पानी से भरी बाल्टी में रखी गई सिक्का अपने वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर दिखाई पड़ता है, क्यों? ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि क्यों। तो इसका तो बस आप एक चित्र बना दीजिएगा, और कैसा चित्र बनाइएगा, बिल्कुल मेरे जैसा, जैसा हम इस कॉपी में बनाए हैं
ये नीचे का सिक्का है और ये ऊपर का सिक्का जो क्या है थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है पानी में रहने के बाद। तो इसको कैसे लिखेंगे? प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी में रखी सिक्का अपने वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊंचा दिखाई देता है। अगर ये 2 नंबर में पूछेगा तो बस इतना ही लिखेंगे, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऊंचा दिखाई देता है, और ये फिगर बना देंगे। और अगर ये 5 नंबर में पूछे तो इसके बारे में थोड़ा और लिख देंगे, इसको मतलब डिस्क्राइब कर देंगे थोड़ा कि कैसे दिखता है। तो ऐसे लिखेंगे कि चित्र में सिक्का से निकलने वाली अभिलंब किरण पानी में हवा के अंतरपृष्ठ सतह से अपवर्तन के बाद अपने ही पथ पर आगे बढ़ते चली जाती है। जिस सिक्का से निकलकर तिरछी रूप से अंतरापृष्ठ पड़ने वाली किरण अपने पद पर विचलित हो जाती है, और ये दोनों अपवर्तित किरण अपसृत किरण है जो एक दूसरे को काल्पनिक रूप से क्यू पर काटती है। देखिए इसको कैसे, अगर 5 नंबर में पूछेगा तो इसको कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे कि यहाँ से कोई किरण आया हवा से, और ये जब आता है तो क्या होता है, ये थोड़ा अभिलंब की ओर मुड़ जाता है क्योंकि ये सघन से विरल में आ रहा है, ऊपर में विरल से सघन में आ रहा है। ऊपर हवा था और नीचे पानी है, तो विरल में हम जानते हैं कि थोड़ा ये मुड़ जाता है। किधर मुड़ जाता है? तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। अभिलंब की ओर मुड़ने के कारण ये यहाँ पे दिखाई होता है रियल में, लेकिन इसका रियली में ये आता कहाँ से? यहाँ से इस रेखा पे आता है और दिखाई देता है इस रेखा पे, इसीलिए ये थोड़ा पानी के अंदर जाने के बाद थोड़ा ऊंचा दिखाई देता है। इसी को लिख देंगे थोड़ा सा, तो आपका 5 नंबर का हो जाएगा। बस फिगर अच्छे से बना के और लिख देंगे। अगर 2 नंबर में पूछे तो केवल डिफिनीशन और फिगर लिख के छोड़ देंगे। अगर आपसे पूछे दूसरा क्वेश्चन कि कारण बतावें कि पानी में तिरछी रूप से रखी गई छड़ी पेंसिल के टेढ़ी दिखाई पड़ती है, क्यों? मतलब पानी में तिरछी रूप से रखी गई पेंसिल या छड़ी टेढ़ी दिखाई पड़ती है बाहर से देखने वालों को, ऐसा क्यों होता है? अगर ये 2 नंबर में पूछे तो इस तरह का क्वेश्चन फिगर बना देंगे। नीचे वाटर है, मतलब पानी में रखा हुआ है पेंसिल आधा, और इधर से आदमी देख रहा है जो प्रेक्षण कर रहा है, क्या कर रहा है कि पानी में जो है रखा हुआ वो यहाँ बनने के बजाय इसका यहाँ बन रहा है, क्योंकि वो सघन माध्यम है, ऊपर में विरल माध्यम है, नीचे सघन माध्यम है। सघन माध्यम में आने के वजह से ये अभिलंब की ओर मुड़ रहा है। अभिलंब की ओर मुड़ने की वजह से इसका यहाँ नहीं बन के प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, तो बाहर से देखने वाले आदमी को यहाँ नहीं दिख के यहाँ दिख रहा है। बस ये फिगर बना दीजिएगा और लिख दीजिएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी में रखी टेढ़ी छड़ या पेंसिल टेढ़ी दिखाई देती है। क्यों टेढ़ी दिखाई देती है? तो अपवर्तन के कारण। और कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि पानी में रखा छड़ या पेंसिल तिरछी दिखाई देता है, क्यों? तो ऑप्शन में रहेगा प्रकाश के परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, दोनों, कोई नहीं तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। इसी तरह का क्वेश्चन आएगा अगर अक्षरों के ऊपर कांच का स्लैब रखकर देखने पर अक्षर उठा हुआ दिखाई देता है, क्यों? किसी अक्षर पे, या फिर कारण बतावें कि मछुआरों को मछली बेचने में कठिनाई होता है, क्यों? तो जब मछुआरा क्या करता है, नीचे मछली रहता है, ठीक है, मछुआरा जब ऊपर से देखता है, यहाँ मछली रियल में यहाँ रहता है लेकिन इसका प्रतिबिंब यहाँ बनता है, और मछुआरा क्या करता है, यहाँ पे भला चलाता है, तब तक तो मछली इधर से फरार। तो इसीलिए मछुआरे को मछली पकड़ने में कठिनाई होता है। तो इसमें भी यही होगा। अब अगर आपसे पूछे कि कारण बतावे कि मछुआरों को मछली बेचने मतलब मछली को पकड़ने में मारने में कठिनाई होता है, क्यों? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण मछुआरे को मछली बेचने में कठिनाई होता है, और उसके लिए मछुआरे के लिए इस तरह का फिगर बना देंगे। मछली यहाँ रहेगा लेकिन इसका रियल मछली यहाँ रहेगा, और इसका इमेज कैसा दिखेगा वहाँ, तो यहाँ पे दिखेगा। वो क्या करेगा, यहाँ भाला चलाएगा, और भाला चलाएगा तब तक मछली फरार। अब अभी तक जो भी देखें, कौन कौन देखे मछली भेजने में मछुआरों को दिक्कत होता है, तो यह बर्तन के कारण, अक्षर पानी में थोड़ा ऊपर दिखाई देता है, अब बर्तन के कारण शीशा टेढ़ा दिखाई देता है, या छड़ी मतलब
पतली छड़ी या पेंसिल टेढ़ी दिखाई देता है अपवर्तन के कारण। ये सिक्का थोड़ा ऊपर दिखाई देता है अपवर्तन के कारण। अब ऐसा घटना बताएंगे जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे आधारित है। अगर आपसे पूछा कि हीरा क्यों चमकता है, तो हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। आप इसमें भी अपवर्तन नहीं लिख दीजिएगा। अगर ये ऑब्जेक्टिव में आए कि हीरा क्यों चमकता है, परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण और इनमें से सभी, तो इसका सही आंसर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता हुआ प्रतीत होता है। क्योंकि जब हीरा पे लाइट पड़ता है तो वो क्या करता है, बहुत जल्दी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। और रिफ्लेक्ट कितने डिग्री पे करता होगा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, तो क्रांति कोण से ज़्यादा, मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा पे रिफ्लेक्ट करता होगा, इसीलिए हीरा चमकता हुआ प्रतीत होता है। अगर ये हीरा क्यों चमकता है 5 नंबर में पूछे तो पूरे अच्छे से लिखिएगा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता हुआ प्रतीत होता है। हवा और हीरा के अंतरापृष्ठ के लिए क्रांति कोण 24 डिग्री 25 मिनट एवं 24 डिग्री 26 मिनट क्रांति कोण होता है। तो हम जाने थे कि क्रांति कोण जैसे ही 90 से कम होगा तो वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगा। तो इसमें क्या हो रहा है, 90 से कम हो रहा है, इसीलिए ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का घटना है। 24 डिग्री हो रहा है तो 90 से कम ही हो रहा है ना। ये लिखेंगे, हीरा को काट कर अर्थात तराश कर इस प्रकार बनाया जाता है कि हीरा का एक फलक दूसरे फलक से कुछ कोण पर झुके रहे। हीरा को ऐसा बनाया ही जाता है। क्यों ऐसा हीरा को बनाया जाता है काट काट के, कि वो चमके। हीरा को चमकने के लिए ऐसा काट के बनाया जाता है। उसका एंगल इतना कम क्यों किया जाता है, ताकि वो चमके। जब प्रकाश का किरण इसके एक फलक पर अपवर्तित द्वारा हीरा में प्रवेश करता है, कोई प्रकाश का किरण जब हीरा पे आता है तो दूसरे फलक पर इस प्रकार का आपतित होता है कि इसके आपतन का कोण क्रांति कोण से ज़्यादा हो जाता है और प्रकाश इस फलक पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। इस प्रकार हीरा के अंदर प्रकाश की इन बहुपरावर्तन के कारण किसी भी दिशा में देखने पर हीरा चमकता हुआ प्रतीत होता है। इसमें क्या होता है, 90 डिग्री से ज़्यादा के एंगल पे ये हीरा को चमकने के लिए उसको 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल पे बनाया जाता है। जब वो 90 डिग्री पे रहता है तब तक तो वो क्रांति कोण के कारण चमकता अगर कहते तो, लेकिन वो क्रांति कोण हो जाता 90 डिग्री से भी ज़्यादा जब परावर्तन और अपवर्तन के बीच का एंगल रहेगा। पढ़े थे यहाँ पूर्ण आंतरिक परावर्तन में ये था कि ये 90 डिग्री से भी ज़्यादा जब हो जाएगा परावर्तित किरण, अपवर्तित किरण, तो इसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहेंगे। ठीक है, अब जानेंगे मृगरीचिका क्या है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। क्या होता है बच्चों के, ये राजस्थान वगैरह में बहुत दूर तक पानी नहीं मिलता है। जब बहुत दूर तक पानी नहीं मिलता है तो वहाँ के जानवर सब पानी के तलाश में बहुत दूर तक घूमते हैं और वो बालू के रेत पे कहीं कहीं पेड़ रहता है, उसका उल्टा प्रतिबिंब, मतलब उसका प्रतिबिंब बना रहता है नीचे। ऐसा मतलब बालू पे पेड़ का ऐसा प्रतिबिंब बनता है नीचे कि जैसे जानवरों को या वहाँ रहने वाले जीवों को ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ कोई तालाब है नीचे। और ये क्या होता है, उसको दृष्टि भ्रम कर देता है उस जानवर को या वहाँ के प्यासे आदमी को। तो इस दृष्टि भ्रम करने के इसी घटना को मृगरीचिका कहते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, मृगरीचिका एक प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित ऐसी घटना है जिसमें कभी कभी रेगिस्तान में पेड़ पौधे के उल्टे प्रतिबिंब दिखाई पड़ते हैं और ऐसा आभास होता है कि जैसा पेड़ का प्रतिबिंब तालाब में बन रहा है। और इसी दिश भ्रम को मृगरीचिका या मरीचिका कहते हैं। अगर आपसे पूछे मृगरीचिका के बारे में तो यही लिखिएगा और अच्छे से ये फिगर बना दीजिएगा। अब जानेंगे ऑप्टिकल फाइबर, तंतु प्रकाश के बारे में। तंतु प्रकाश क्या होता है, तंतु प्रकाश
के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मॉडर्न आजकल का जो भी उपकरण बनता है ऑपरेशन करने के लिए या हमारे पेट के पत्थरी को देखने के लिए बिना ऑपरेशन किए, बहुत गला के रोग को देखने के लिए बिना ऑपरेशन किए इसका यूज किया जाता है। ये एकदम मॉडर्न एक ऐसा मतलब पाइप है जिसमें जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे काम करता है, और इसको जानना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत मॉडर्न है और इसको आगे बढ़ा के वैज्ञानिक अपना सहूलियत बहुत हद तक पा सकता है। तो जानते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर है क्या। ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसा उपकरण है जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे काम करता है। मतलब ऑप्टिकल फाइबर, ये हम इधर आपको दिखाते हैं, अभी दिखाते हैं आपको। ये है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर इसमें क्या होता है, ये कैसे काम करता है, तो इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन के घटना पे ये कार्य करता है। इसका जो डायामीटर होता है वो 10⁻⁻⁴ के बराबर होता है। इसमें क्या होता है, देखिए कैसे ये काम करता है। इसका एक पार्ट इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। सबसे नीचे का पार्ट को क्रोड कहा जाता है, फिर बीच का पार्ट को क्लैडिंग कहा जाता है और सबसे ऊपर का पार्ट को जैकेट कहा जाता है। कोर जो होता है, क्रोड, इसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है और क्लैडिंग का अपवर्तनांक 1.5, जो इससे क्रोड के अपवर्तनांक से थोड़ा कम होता है। और इसके ऊपर जैकेट इसीलिए चढ़ाया जाता है ताकि इसमें कोई खरोंच ना आए। क्या होता है, जब लाइट इस पे पड़ता है कोर पे, तो यहाँ से ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ये अगले माध्यम में जाने के बजाय अपने ही माध्यम में आ जाता है। फिर से ये क्या होता है, यहाँ पे पड़ता है तो यहाँ पे भी ऊपर की तरह ही रहता है, नीचे क्लैडिंग किया हुआ, ये क्लैडिंग में जाने के बजाय फिर से कोर में ही चला जाता है और इस तरह इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होते रहता है। और ये यहाँ से दिया गया जो लाइट रहता है वो पाइप के अंदर ही एक जगह से दूसरे जगह जाके निकलता है। तो इस पाइप को जहाँ भेजते हैं बॉडी के अंदर, वहाँ तक जाता केवल पाइप है। अपने मुंह में कभी कभी डॉक्टर आपके मुंह में घुसा के पाइप, और तब जान जाते हैं कि आपके बॉडी में कौन सा प्रॉब्लम है, कहाँ पे क्या है। तो वो कैसे जान जाते हैं, वहाँ पे ये लाइट वहाँ तक पहुँच जाता है और डॉक्टर यहाँ से देख लेते हैं कि क्या है आपके अंदर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऑप्टिकल फाइबर क्या है, तो अब तो आप इस फिगर को बना के और केवल यही लिख दीजिएगा कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित एक प्रकाशीय उपकरण है ऑप्टिकल फाइबर। और उसके बारे में ये जो अभी बताएं पूरा फिगर लिख के, फिगर बना के और डिस्क्राइब कर दीजिएगा कि इसका 3 पार्ट होता है, कोर, क्लैडिंग और जैकेट। और बस अगर ये 5 नंबर में पूछेगा तो आप इस तरह से फिगर बना के लिख देते हैं पूरा डिस्क्राइब करके, तो आपको 5 में 5 मार्क्स देगा। क्योंकि साइंस में नंबर कटते नहीं है, साइंस में एक भी मार्क्स वो काटता नहीं है, क्योंकि वो साइंस के स्टूडेंट का लैंग्वेज कैसा भी हो, उसको केवल बच्चों को टेक्निक, बच्चों को ये चीज़ पता है या नहीं, मॉडर्न चीज़ जानना रहता है उसको, इसीलिए इसको छोड़ना नहीं है। इसका उपयोग डॉक्टर कहाँ करता है, इसका उपयोग चिकित्सा जांच में लाइट पाइप के रूप में किया जाता है। मतलब जांच करने के लिए लाइट पाइप के रूप में उपयोग किया जाता है। और दूसरा उपयोग इसका कहाँ है, लाइट सिग्नल ऑपरेशन में किया जाता है। मतलब ऑपरेशन के दौरान सिग्नल किससे देखा जाता है, इसी से। अब देखेंगे कि इसका उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि इसमें बहुत कम ऊर्जा का खपत होता है। कहते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश जब 1 किलोमीटर की दूरी तय करेगा तो केवल 5% ऊर्जा का लॉस होगा, इसीलिए इसका यूज ज़्यादा किया जाता है। कभी कभी आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि सूर्योदय या सूर्यास्त, मतलब सूरज भगवान जब उगते हैं, सूर्य के उगते समय और सूर्य के अस्त होते समय क्या होता है, आपसे पूछा जाएगा कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य के क्षैतिज से नीचे रहने पर भी कुछ समय तक सूर्य क्यों दिखाई देता है। मतलब सूर्यास्त होने के बाद भी सूर्य दिखाई देते रहता है और सूर्य को उगने से पहले भी सूर्य दिखाई देते रहता है, थोड़ा देर पहले से ही दिखने लगता है। तो ये घटना क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ये आपसे पूछेगा। तो ये भी क्या है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। क्या होता है कि सूरज जब उगता है, ये हमारा धरती का तल है, सूरज जब इधर से उगता है
तो उस समय हम यहाँ से देखते हैं तो सूरज उगता है बहुत तल से, बहुत उधर से, लेकिन उगने से कुछ देर पहले उसका आभासी प्रतिबिंब यहाँ पे बन जाता है। प्रतिबिंब बनने का कारण क्या है कि सूरज जहाँ पे उगता है वहाँ पे सघन माध्यम होगा या विरल माध्यम होगा। अगर विरल माध्यम होगा तो यहाँ पे सघन होगा, अगर यहाँ पे सघन माध्यम हो तो यहाँ पे विरल होगा। मतलब दोनों जगह माध्यम के अंतर होने के कारण प्रकाश हमको पहले, सूरज हम का प्रकाश हमको पहले ही दिखाई दे देता है। जैसे क्या अभी पढ़े थे कि वो पेंसिल बाहर में सघन से जब विरल में जाता है तो वो थोड़ा अभिलंब की ओर मुड़ा हुआ दिखता है। उसी तरह सूरज जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो उसका प्रतिबिंब, जब सूर्य सघन में ही रहता है लेकिन उसका प्रतिबिंब रियल में कहाँ, विरल माध्यम में बनता है, और वो कब, 4 मिनट पहले ही बन जाता है। तो इसका सही आंसर लिखेंगे ऐसे कि पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है, वायु का घनत्व पृथ्वी के सतह पर अधिक है। पृथ्वी के सतह पर सब जानते हैं कि वायु का डेंसिटी ज़्यादा है, और ज्यों ज्यों हम पृथ्वी से ऊपर जाते हैं वायु का घनत्व घटते जाता है। इस प्रकार वायु का निचला परत सघन के जैसा काम करता है और ऊपर का परत विरल जैसा काम करता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य कहाँ रहता है, क्षैतिज के नीचे रहता है, मतलब पृथ्वी के लेवल से भी नीचे हो जाता है। अर्थात वायुमंडल के नीचे परत के में अवस्थित होता है। वायुमंडल के निचले परत में जब सूर्य अवस्थित होता है, वायु का यह परत सघन के जैसा कार्य करता है, और सूर्य से निकलने वाली किरण भिन्न भिन्न परतों को पार करके और तब ये विरल की ओर जाता है। परत और एक खास परत से परावर्तित होकर जब यह किरण प्रेक्षक के आँख पर पड़ता है, मतलब यहाँ देखने वालों के आँख पे पड़ता है, बहुत सारा उसमें सघन विरल को जब पार करके आता है उसके पास, तो इस प्रकार सूर्योदय के पहले और सूर्योदय के बाद 2 से 4 मिनट तक सूर्य दिखाई पड़ता है। क्या होता है कि सूर्य अस्त हो जाता है लेकिन फिर भी दिखाई पड़ते रहता है, क्योंकि हमको वो सूर्य नहीं दिखता है, जो दिखता है वो उसका आभासी प्रतिबिंब दिखता है। ठीक है, तो ये फिगर बना के और इसके बारे में लिख देंगे कि वायुमंडल में अंतर होने के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त देर से होता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य थोड़ा मतलब क्षैतिज के नीचे रहने पर भी हमें दिखाई दे देता है। मतलब सूर्योदय नहीं होने के बाद समय भी हम देख लेते हैं 2-3 मिनट पहले, और सूर्य होने के 2-3 मिनट बाद भी। दूसरा कारण पूछेगा, कारण बतावें कि तारा क्यों टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। तो उसका भी यही कारण होगा कि तारा जहाँ पे रहता है वहाँ से धरती तक आते आते वो क्या होता है, कई परत को पार करते आता है सघन विरल। ऊंचाई के साथ साथ वायु का घनत्व घटता है, मतलब ऊपर विरल के जैसा कार्य करता है, तो वायु का घनत्व घटते जाता है। वायु के किन्हीं 2 परत के नीचे वाली परत सघन जैसा और ऊपर वाली परत विरल जैसा होता है। सभी प्रकाशीय पिंड प्रकाश के ऊपरी भाग में अवस्थित तारा के वास्तविक स्थिति को क्या जान रहे थे, तारा क्यों टिमटिमाता है। सूर्य के समय के साथ स्थिति परिवर्तन के कारण पृथ्वी के वायुमंडल के भौतिक अवस्थाएं भी बदलती रहती है। दिन के हर क्षण एवं रात के हर क्षण वायुमंडलीय परत का ताप, दबाव, घनत्व का मान बदलते रहता है। क्या होता है कि सूर्य जब उगता है तो पृथ्वी पे पूरा टेम्परेचर बढ़ जाता है, गर्मी आ जाता है। जब ठंडा होता है तो टेम्परेचर घट जाता है, प्रेशर भी ऐसे ही बदलते रहता है, डेंसिटी घनत्व भी बदलते रहता है। तो क्या होता है ना कि इस कारण तारा हमको टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि तारा बहुत दूर है और वहाँ से प्रकाश जो आता है यहाँ तक आने में उसका आभासी प्रतिबिंब इधर उधर बनता है, जो हमको रियल नहीं दिखाई देता है। कभी यहाँ कभी वहाँ, मतलब कभी इधर कभी थोड़ा सा उधर कभी थोड़ा सा चेंज दिखाई देता है। ठीक है, तो अब जान गए कि तारा क्यों टिमटिमाता है। तो आभासी स्थिति विचलित होते रहता है उसका, इसी कारण तारा टिमटिमाता है। अब अगर आपसे पूछे कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाता है, तो
तो देखिए ग्रह क्या है कि ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी से बहुत निकट है। ग्रह जो है वो पृथ्वी के निकट है, तारा बहुत बहुत दूर पे है, इसीलिए वहाँ तक आने में कई माध्यम हो जाता है, सघन माध्यम, विरल माध्यम। लेकिन ग्रह पृथ्वी के निकट है। ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के अधिक नज़दीक है और इसीलिए इसे विस्तृत स्रोत के जैसा माना जाता है। अगर हम ग्रहों को बिंदु आकार के अनेक प्रकाश स्रोतों का ग्रह मान ले तो सभी बिंदु आकार के प्रकाश स्रोतों से हमारे नेत्रों में प्रवेश करने वाला प्रकाश परिणाम कुछ बदलता है, थोड़ा सा बदलाव होता है, लेकिन यह मान शून्य के बराबर एकदम नेग्लिजिबल रहता है, मतलब दूसरा ग्रह के अपेक्षा। इसलिए ग्रह हमें टिमटिमाता हुआ नहीं दिखता है। ग्रह जैसे सूर्य को ही ले लीजिए, वो दिखता है, चंद्रमा को ले लीजिए, उपग्रह को, वो भी नहीं टिमटिमाता हुआ दिखता है क्योंकि वो पृथ्वी के बहुत निकट है। तो थैंक यू डियर, आज के इस क्लास में अब लाइट चैप्टर आज ख़त्म हो गया और इस चैप्टर से पक्का 5 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। और लाइट का दूसरा चैप्टर है मिरर। कल आपको स्फेरिकल मिरर जिसमें पूरा उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण पढ़ाएंगे, ये दर्पण सूत्र पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद पिरामिड्स पढ़ाएंगे, प्रिज्म पढ़ाएंगे, क्या कलर पढ़ाएंगे, आई पढ़ाएंगे। आप प्रत्येक दिन अटेंड कीजिए और जल्दी 2 से 3 दिन में फिजिक्स को पूरा कवर कर देंगे। थैंक यू।